नमस्कार। हम लेकर आए हैं कुछ ताज़ा खबरों और विश्लेषणों पर एक गहरी नज़र। हमारा मकसद है कि इन जटिल विषयों से मतलब जो सबसे जरूरी जानकारी है वो निकालें। हाँ, ताकि सबको एक साफ तस्वीर मिल सके कि दुनिया में चल क्या रहा है, एक तरह से जानकारी का शॉर्टकट। और कोशिश रहेगी कि कुछ दिलचस्प तथ्य और शायद थोड़ी बहुत हास्य की झलक भी हो। तो आज बात होगी न्यूयॉर्क के नए मेयर की, ब्राजील में होने वाले COP30 की, अमेरिकी राजनीति और हाँ, ब्लैक होल्स की भी। बिल्कुल, तो जरा देख लेते हैं क्या क्या है आज। जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले दक्षिणी एशियाई मेयर। फिर अमेरिकी चुनाव जहां डेमोक्रेट्स को कुछ बढ़त मिली है, ट्रंप के लिए ये क्या मायने रखता है। हाँ, और फिर COP30 ब्राजील, इसे जलवायु परिवर्तन पर सच्चाई का क्षण क्यों कहा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और भारत से भी कुछ अहम मुद्दे हैं, बिहार की मतदाता सूची, आदर्श आचार संहिता। हाँ, आगामी आय सर्वेक्षण की चुनौतियां और अदालत की अवमानना, इन पर भी संक्षेप में चर्चा होगी। और आखिर में ब्लैक होल विलय, हॉकिंग के नियम की पुष्टि। बहुत रोमांचक लगता है ये। हाँ, तो चलिए इन सब के तथ्यों, उनके महत्व और थोड़े गहरे संदर्भों को समझने की कोशिश करते हैं। शानदार। तो न्यूयॉर्क शहर से शुरू करते हैं। जोहरान ममदानी, ऐतिहासिक क्षण। हाँ, बिल्कुल ऐतिहासिक। एक युवा नेता मेयर चुने गए हैं। उनके बारे में कुछ बताइए। युगांडा में जन्म, भारतीय मूल के माता पिता। जी, जन्म कंपाला युगांडा में 1991 में। माता पिता जाने माने नाम है मीरा नायर और महमूद ममदानी। और न्यूयॉर्क के लिए कई मायनों में पहले हैं। हाँ, पहले दक्षिण एशियाई मूल के मेयर, पहले मुस्लिम और एक सदी से ज्यादा समय में सबसे युवा भी। और उन्होंने जून 2025 की डेमोक्रेटिक प्राइमरी में एंड्रू कोमो जैसे दिग्गज को हराया था। सही कहा। उनके अभियान के मुद्दे भी काफी जमीनी थे, जैसे वहनीयता, मतलब शहर को सस्ता बनाना, आवास, किराया नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन, किराया, ये सब आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं। तो ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि कुछ बड़ा संकेत है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ एक जीत नहीं है। देखिए, इसका प्रतिनिधित्व और प्रतीकवाद बहुत अहम है। अमेरिका में, खासकर न्यूयॉर्क में, दक्षिण एशियाई समुदाय काफी बड़ा है और बढ़ रहा है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, ABC 7 न्यूयॉर्क ने भी यही कहा कि शहर के 3 लाख से ज्यादा दक्षिण एशियाई मतदानी के सफर से प्रेरित हुए हैं। और ये राजनीतिक बदलाव का भी संकेत है। हाँ, जरूर। ये दिखाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में और खासकर शहरी राजनीति में युवा, प्रगतिशील और गैर पारंपरिक उम्मीदवार वो अब आगे आ रहे हैं। मतलब एक तरह से पीढ़ीगत बदलाव कह सकते हैं। और उनकी पहचान भी देखिए, अप्रवासी, मुस्लिम, दक्षिण एशियाई पहले कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर थे। ये कई पहचानों का संगम है। उन्होंने कई भाषाओं में प्रचार भी किया था, हिंदी, उर्दू, स्पेनिश। जी हाँ, लेकिन ये भी सच है कि उनके अभियान को आलोचना भी झेलनी पड़ी, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके विचार, जैसे भारत या फिलिस्तीन पर, या उनकी आस्था को लेकर भी। तो दिलचस्प बात क्या है इसमें? दिलचस्प ये है कि ये जीत सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। ये अमेरिकी शहरी राजनीति में जो बदलाव आ सकते हैं, उनकी तरफ इशारा करती है। कुछ और आंकड़े, जैसे उन्हें वोट कितने मिले प्राइमरी में? हाँ, प्राइमरी में ममदानी को करीब 43.5% वोट मिले थे, जबकि कुओमो को लगभग 36.3%। न्यूयॉर्क के मेयर पद का इतिहास देखें तो आयरिश, इतालवी, अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक मेयर रहे हैं। लेकिन दक्षिण एशियाई मूल के और मुस्लिम, ये पहली बार है। और उनकी नीतियां, किराया नियंत्रण, मुफ्त बसें, शहर के स्वामित्व वाले किराना स्टोर, चाइल्ड केयर का विस्तार, ये सब उनके प्रगतिशील एजेंडे का हिस्सा हैं। उनका अपना इतिहास भी है। 7 साल की उम्र में युगांडा से अमेरिका आना। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये कि 2009 के कॉलेज आवेदन में उन्होंने खुद को एशियाई और ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन दोनों बताया था। लेकिन न्यूयॉर्क जैसे जटिल शहर में वादे पूरे करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। महंगाई, आवास, परिवहन, ये बड़ी चुनौतियां हैं। शासन करना आसान नहीं होगा। भारत और दक्षिण एशिया के लिए क्या मतलब है इसका? देखिए, भारतीय प्रवासियों के लिए तो गर्व का पल है ही। भारत अमेरिका संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, सॉफ्ट पावर के तौर पर। लेकिन उनकी आलोचनाओं को देखते हुए शायद कुछ बारीकियां भी हों। हाँ, संभव है। और अगर सप्लाई चेन के नजरिए से देखें तो उनके किराना स्टोर या परिवहन के प्रस्ताव सीधे लॉजिस्टिक्स, शहरी सप्लाई चेन और लागत नियंत्रण से जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर मुख्य बातें क्या हैं? ऐतिहासिक जीत है, बदलते राजनीतिक रुझान दिख रहे हैं, शासन की बड़ी चुनौती सामने है और प्रवासी समुदाय के लिए इसका खास महत्व है। ठीक है, न्यूयॉर्क से आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में 4 नवंबर को कुछ और चुनाव हुए। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नतीजे अच्छे रहे। हाँ, इन्हें ट्रंप के काल्पनिक दूसरे कार्यकाल की पहली बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। मंदानी की जीत के अलावा वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट जीते। जी, वर्जीनिया में एबिगेल स्पैनबर्गर गवर्नर बनी,
करीब 57.5% वोट से, और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीते लगभग 56.3% वोट के साथ। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है 2026 के चुनावों से पहले? हाँ, कह सकते हैं। एक सकारात्मक संकेत तो है ही, दिखाता है कि पार्टी में अभी भी दम है। और ट्रंप का प्रभाव, क्या ये नतीजे उनके असर पर सवाल उठाते हैं? बिल्कुल, ये सवाल तोड़ रहे हैं। क्या रिपब्लिकन पार्टी में उनका दबदबा कम हो रहा है? द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस ओर इशारा किया है। चुनाव में मुद्दे क्या रहे? वही महंगाई, आवाज? हाँ, मुख्य रूप से यही महंगाई, आवास की लागत, आर्थिक सुरक्षा। डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने इन पर ध्यान केंद्रित किया, ये सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट कहती है। और एक रणनीति ये भी रही कि ट्रंप से दूरी बनाई जाए। हाँ, रॉयटर्स के अनुसार कई सफल डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने या तो ट्रंप से या उनके कट्टर समर्थकों से दूरी बनाए रखी, और ये रणनीति कामयाब रही। लेकिन क्या ये अमेरिकी राजनीति की अस्थिरता नहीं दिखाता? एक चुनाव कुछ, दूसरा कुछ और। सही कहा, ये अमेरिकी राजनीति की अस्थिरता को भी दिखाता है। एक नतीजा भविष्य की गारंटी नहीं है। और इसका वैश्विक असर भारत के लिए? देखिए, अमेरिकी राजनीति में जो भी रुझान आते हैं उनका असर दुनिया पर पड़ता है, व्यापार, जलवायु नीति, रक्षा, सब पर। तो भारत जैसे देशों को इन पर नजर रखनी होती है। बिल्कुल, खासकर अगर शक्ति संतुलन बदलता है। आर्थिक नजरिए से देखें तो राजनीतिक बदलाव अक्सर नीतिगत बदलाव लाते हैं, निवेश, व्यापार नियम, ऊर्जा नीति, जिसका असर वैश्विक लॉजिस्टिक्स, मुद्रा और व्यापार पर पड़ सकता है। हाँ, तो संक्षेप में डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिली है, लेकिन अमेरिकी राजनीति अनिश्चित बनी हुई है और वैश्विक नीतियों पर इसका असर पड़ सकता है। चलिए अब वैश्विक मंच पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन, ब्राजील के बेलेम शहर में COP30 सम्मेलन, सच्चाई का क्षण कहा जा रहा है इसे। हाँ, COP30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 30वीं बैठक, ये UNFCCC के तहत होती है 10 से 21 नवंबर 2025 तक बेलेम में। बेलेम यानी अमेज़न क्षेत्र में? जी हाँ, अमेज़न वर्षावन के मुहाने पर। ये जगह का चुनाव ही अपने आप में एक संदेश है। अब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने इसे सच्चाई का कॉप कहा है। मतलब ये कि अब नेताओं को सिर्फ वादे नहीं करने, बल्कि अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी होगी, एक्शन दिखाना होगा। अमेज़न में आयोजन, सच्चाई का क्षण, ये शब्द भारी हैं। क्या वाकई कुछ अलग होगा इस बार? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है, पर चुनौतियां बहुत हैं। इसे सच्चाई का क्षण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले वादों और जमीनी हकीकत में जो अंतर है वो अब छुपाए नहीं छुप रहा। जैसे limon.fr की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ करीब 32% देशों ने ही अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCs को अपडेट किया है। और अमेज़न में आयोजन का विरोधाभास। हाँ, एक तरफ ब्राजील जलवायु नेता बनना चाहता है, वनों की कटाई कम करने का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ तेल अन्वेषण की योजनाएं भी हैं। बिल्कुल। तो इस बार फोकस नए वादों पर उतना नहीं है जितना पुराने वादों को लागू करने, प्रगति को मापने और जवाबदेही तय करने पर है। लेकिन क्या सिर्फ कार्यान्वयन पर जोर देने से काम चलेगा? कार्बन बाजार जैसे मुद्दे। कार्बन बाजार को अहम माना जा रहा है। ब्रुकिंग्स का कहना है कि COP30 इसे आगे बढ़ा सकता है। ब्राजील शायद एक स्वैच्छिक गठबंधन बनाने की कोशिश करे, लेकिन इसमें बड़े उत्सर्जकों की भागीदारी, वो एक चुनौती होगी। हाँ, और क्या ये प्रतिबद्धताएं कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी, ये भी बड़ा सवाल है। TideEarth.com जैसे स्रोत चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सार्थक नतीजे नहीं मिले तो पूरी प्रक्रिया में थकान आ सकती है। हाँ, विश्वास टूट सकता है। मुख्य चुनौती यही है कि ये सिर्फ बातचीत न रहे, एक्शन दिखें। कोई और व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं मेजबानी से जुड़ी? हाँ, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि प्रतिनिधियों के लिए होटल सब्सिडी वगैरह पर कुछ असहमति है, लेकिन बड़ी चिंताएं दूसरी हैं। जैसे? क्या विकसित देश जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि और क्षति पर अपने वादे पूरे करेंगे? UN की रिपोर्ट तो कहती है कि मौजूदा प्रयास काफी नहीं है। तो अगर ये असफल रहा तो इसका असर वैश्विक शासन पर, सप्लाई चेन पर, जैसे कार्बन प्राइसिंग, वनों की कटाई मुक्त सप्लाई चेन, भारत और ग्लोबल साउथ पर, और खुद ब्राजील की साख पर पड़ेगा। दांव ऊंचे हैं। ठीक है, अब भारत से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। शासन और चुनावी प्रक्रियाएं। पहला, बिहार मतदाता सूची का मामला। हाँ, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ, जिसे SIR कहते हैं। मतलब डोर टू डोर जाकर जांच करना, गलत नाम हटाना, नए जोड़ना। लेकिन इसमें विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ क्योंकि ड्राफ्ट सूची से करीब 65.64 लाख नाम हटा दिए गए।
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कुल मतदाता लगभग 7.90 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गए। 65 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और इसी से चिंता पैदा हुई, कहीं असली मतदाताओं के नाम तो नहीं कट गए, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के। आरोप लगे कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी या जल्दबाजी में हुई। जी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने चुनावी हेरफेर की आशंका भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर अवैधता पाई गई तो सूची रद्द हो सकती है। तो संदेश क्या है? संदेश साफ है, सूची साफ करना जरूरी है, पर तरीका पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी होना चाहिए। जल्दबाजी या पक्षपात नहीं, बिहार के तरीके से नहीं। ठीक है। अगला मुद्दा आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी का है। इसे लचीला क्यों कहा जा रहा है? देखिए, एमसीसी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं। चुनाव घोषणा से परिणाम तक लागू होते हैं। मकसद है निष्पक्ष चुनाव, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना। ये तो बहुत जरूरी है। फिर लचीला क्यों? लचीला इसलिए क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये सिर्फ दिशा निर्देश है। उल्लंघन पर कार्रवाई अक्सर नर्म होती है, नोटिस, फटकार। और इसके दुरुपयोग के भी आरोप लगते हैं। हाँ, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार का उदाहरण दिया, जहां चुनाव घोषणा के बाद भी फंड ट्रांसफर हुए। व्याख्या में भी लचीलापन रहता है। तो ये प्रभावी नहीं है? कह सकते हैं कि इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है अगर इसे सख्ती से लागू ना किया जाए। इसे मजबूत करने की जरूरत है, शायद कानूनी समर्थन देकर। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार एक बड़े आय सर्वेक्षण की योजना बना रही है। ये क्यों महत्वपूर्ण है और चुनौतियां क्या हैं? महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हमारे पास आय वितरण, गरीबी, असमानता पर भरोसेमंद डेटा की कमी है। ये सर्वेक्षण उस कमी को पूरा कर सकता है। टैक्स नीति, सब्सिडी टारगेटिंग के लिए ये जरूरी है। लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। सबसे बड़ी, लोग सही आय बताते नहीं, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में। आय के स्रोत भी जटिल हैं, खेती, दिहाड़ी, छोटा मोटा काम, बाहर से पैसा आना। इन सब का हिसाब रखना मुश्किल होगा। हाँ, फिर मौसमी उतार चढ़ाव, सर्वे करने वालों का प्रशिक्षण, डेटा की गुणवत्ता, सही सैंपल चुनना, प्रवासी या अनौपचारिक क्षेत्र को कवर करना, गोपनीयता की चिंता। मतलब लिस्ट लंबी है। बहुत। और फिर इतने बड़े डेटा का विश्लेषण और नीति में उसका सही इस्तेमाल, ये सब जटिल है। अगर इन चुनौतियों से ठीक से नहीं निपटा गया तो डेटा अविश्वसनीय हो सकता है। और आखिर में संक्षेप में अदालत की अवमानना क्या है? ये अवमानना अधिनियम 1971 के तहत आता है। दो तरह की होती है, सिविल और आपराधिक। सिविल मतलब? सिविल यानी अदालत के किसी आदेश, निर्देश या वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना। और आपराधिक? आपराधिक अवमानना में ऐसे काम या प्रकाशन आते हैं जो अदालत के अधिकार को कम करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं। इसमें अदालत को कलंकित करना भी शामिल है। इसका मकसद क्या है? मकसद है न्यायपालिका के अधिकार और कानून के शासन को बनाए रखना। लेकिन चुनौती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की गरिमा के बीच संतुलन बनाने की। खासकर अदालत को कलंकित करने वाले हिस्से में। हाँ, उसकी व्याख्या थोड़ी व्यक्तिपरक हो सकती है। डिजिटल मीडिया के दौर में ये और जटिल हो गया है, इसलिए सुधार की बहस चलती ही रहती है। चलिए अब एकदम अलग दुनिया में चलते हैं। खगोल भौतिकी। ब्लैक होल विले की एक घटना जिसका सिग्नल अब तक का सबसे स्पष्ट है। हाँ, ये वाकई रोमांचक खबर है। घटना का नाम है GW250114। सिग्नल 14 जनवरी 2025 को लिगो विर्गो कागरा नेटवर्क ने पकड़ा था। और सबसे स्पष्ट सिग्नल का मतलब क्या है यहाँ? मतलब सिग्नल टू नॉइज अनुपात SNR बहुत ज्यादा था, करीब 80। इसे ऐसे समझें कि बैकग्राउंड के शोर के मुकाबले असली सिग्नल बहुत मजबूत था, जैसे शोर में भी फुसफुसाहट साफ सुनाई दे जाए। इस स्पष्टता से क्या फायदा हुआ? इससे वैज्ञानिकों को दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सीधा परीक्षण करने का मौका मिला। कौन से सिद्धांत? पहला, रॉय केयर का 1963 का सिद्धांत कि ब्लैक होल को सिर्फ उसके द्रव्यमान और स्पिन, घुमाव से पूरी तरह समझा जा सकता है। और दूसरा? दूसरा, स्टीफन हॉकिंग का 1971 का क्षेत्रफल प्रमेय, एरिया थ्योरम। यह कहता है कि जब दो ब्लैक होल मिलते हैं तो बनने वाले नए ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का कुल क्षेत्रफल हमेशा बढ़ना चाहिए, घट नहीं सकता। तो क्या हुआ? क्या ये सिद्धांत सही साबित हुए? बिल्कुल। मैक्स प्लैंक सोसाइटी की रिपोर्ट बताती है कि सिग्नल इतना साफ था कि वैज्ञानिक ब्लैक होल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर पाए। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब विलय के बाद जो नया ब्लैक होल बना वो कुछ देर कांपा, जिसे रिंग डाउन कहते हैं, जैसे घंटी बजने के बाद झंझनाती है। अच्छा। इस कंपन से निकली गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अलग-अलग सुरों या ओवरटोन्स को पहचाना जा सका। और ये सुर केयर और हॉकिंग के सिद्धांतों से मेल खाते थे? हाँ,
विश्लेषण से पता चला कि ये सुर केर के मॉडल के अनुरूप थे और विलय के बाद इवेंट होराइजन का क्षेत्रफल भी हॉकिंग के प्रमेय के अनुसार बढ़ा हुआ पाया गया। कॉलेज ऑफ नेचुरल साइंसेज ने भी यही कहा। ये तो कमाल है। मतलब आइंस्टाइन, जिनकी सामान्य सापेक्षता इन सिद्धांतों का आधार है, और हॉकिंग दोनों सही साबित हुए। हाँ, और ये सिर्फ सिद्धांतों की पुष्टि नहीं है, ये दशकों के निवेश का, लिगो विर्गो कागरा जैसे उपकरणों की संवेदनशीलता बढ़ाने का और उन्नत डेटा विश्लेषण का नतीजा है। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड के ये पिंड वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा सिद्धांतों में सोचा गया था। बिल्कुल। और अब उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे और स्पष्ट सिग्नल हमें क्वांटम गुरुत्वाकर्षण जैसे और भी गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेंगे। तो इस खोज का सार क्या है? सार ये है कि GW250114 ने ब्लैक होल भौतिकी में एक नया अध्याय खोला है। हॉकिंग और केर के सिद्धांतों को मजबूत अवलोकनीय प्रमाण मिले हैं और ये वैज्ञानिक प्रगति के लिए लंबे समय के निवेश और धैर्य के महत्व को भी दिखाता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण विषयों को छुआ। न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक बदलाव से लेकर अमेरिकी राजनीति के समीकरण, ब्राजील में जलवायु पर निर्णायक क्षण की उम्मीद, भारत में शासन और चुनावी सुधारों की जरूरतें और चुनौतियां, और अंत में ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलती एक अद्भुत वैज्ञानिक खोज तक। हाँ, और इन सब में एक चीज कॉमन लगी। क्या? कि चाहे राजनीति हो, शासन हो या विज्ञान, हम लगातार पुरानी धारणाओं को परख रहे हैं, नई सच्चाइयों को समझ रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों और मौकों का सामना करने के तरीके खोज रहे हैं। बिल्कुल। डेटा, पारदर्शिता, जवाबदेही और सिद्धांतों का व्यावहारिक परीक्षण, ये हर जगह महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। सही कहा। और आज की बातचीत को समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। हमने देखा कि कैसे ब्लैक होल विलय जैसी घटना आइंस्टीन और हॉकिंग के दशकों पुराने सिद्धांतों की पुष्टि करती है। क्या हमारे सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत जैसे लोकतंत्र, न्याय या समानता भी इसी तरह की कठोर साक्ष्य आधारित कसौटियों का सामना कर सकते हैं, खासकर जब नई तकनीकें और वैश्विक चुनौतियां उन्हें लगातार परख रही हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।